हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट और जेईई एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट ने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन आ रही है स्टूडेंट्स के सामने, उन्हें टेस्ट पेपर तो मिल जा रहा है लेकिन डिटेल सोल्यूशन और डिस्कशन उनका नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे पेपर्स का एक प्रॉपर सोल्यूशन डिस्कशन होना चाहिए जिससे केवल आंसर ही नहीं कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो आज हम लोग इस वीडियो सीरीज में हम लोग ऐसे ही टेस्ट पेपर का डिटेल डिस्कशन करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम अप्रोच आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 मार्च वाले टेस्ट पेपर से। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का है। टॉर्क इक्विलिब्रियम, टॉर्क बैलेंस करना है। तो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है याद रखिएगा, टॉर्क बैलेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ ए बी है, 1.5 मीटर है और उसका 200 ग्राम वेट है, मतलब 200 ग्राम वेट उसका हमें वेट प्रोवाइड कर दिया गया है रॉड का। ठीक है, उसमें एक 10 न्यूटन का फोर्स एक एंड ए पर लगा हुआ है, 3 न्यूटन का फोर्स किसी सी पॉइंट पर लगा हुआ है और आपको पायोट का पोजीशन बताना है, जबकि उसका वेट का पोजीशन भी हमें दिया हुआ है कि कहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो हम इस फिगर को जरा रिड्रॉ कर लेते हैं ताकि कुछ क्लियर रहे। यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पायोशन किया गया है, ये वाला पॉइंट ए है हमारा, यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ पर वो हमारा पॉइंट सी है जिसकी वैल्यू जहाँ पर 3 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पर ए जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लगा रहा है। हमसे पूछा गया कि ए से पायोशन कितना है, ये दूरी कितनी है, ऐसा प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है। जबकि यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर दी गई है कि ये 0.4 मीटर है और इधर की तरफ ये 0.35 मीटर है। अच्छा, पूरी रॉड की लंबाई 1.5 मीटर भी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो पायोशन के अबाउट जब इक्विलिब्रियम होता है तो राइट हैंड साइड में जितने टॉर्क लगते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जितने टॉर्क लगते हैं उनको बस आपको बराबर करना होता है। तो जरा देखिए राइट हैंड साइड या क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों को बराबर कर दीजिए। अगर हमें डिस्टेंस नहीं पता है ए से पायोशन की तो उसी की डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अच्छा, अगर टोटल लेंथ जो है वो हमारी 1.5 मीटर है, उसमें से इतनी देखिए 0.4 मीटर है और ये वाली 0.35 मीटर है, तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की दूरी 0.75 हो जाने वाली है क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी थी 1.5 मीटर। अगर ऐसा होता है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, गौर से समझिएगा। इन सारी डिस्टेंस को ही आपको बस निकालना है। ये डिस्टेंस क्या होगी, तो जरा देखिए अगर नीचे वाली 0.75 है तो ये वाली 0.75 माइनस एक्स हो जाएगी। तो अब सारे फोर्सेस से हमें क्या पता है, डिस्टेंसेस पता है। अब अगर आप इनके क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क को अगर हम बराबर कर दें तो आंसर क्या आएगा, ये चीज देखते हैं। तो हम इस पायोशन के अबाउट ही टॉर्क को बैलेंस करते हैं। तो जरा देखते हैं फॉर ए, या अब देखते हैं ये वाला कौन सा टॉर्क जनरेट कर रहा है, देखिए एंटी क्लॉक, ये वाला कौन सा कर रहा है, क्लॉक। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसका है पहले 10 न्यूटन का है 10 इंटू एक्स, बस एक ही है। क्लॉकवाइज मोमेंट अगर देखे जाए तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स देखिए क्या है, हमारा एक ये वेट लगा रहा है, वेट की डिस्टेंस है 0.75 माइनस एक्स और इस 3 न्यूटन की डिस्टेंस फिर से हमें सोचनी पड़ेगी। देखिए ये 3 है, ये 0.75 माइनस एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो 0.75 माइनस एक्स प्लस 0.4, तो हम क्या लिखेंगे याद रखिएगा 0.75 माइनस एक्स प्लस 0.4। अब क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को आपको बराबर करना है टॉर्क बैलेंस इक्विलिब्रियम के लिए, तो क्या लिखेंगे जरा देखिए 10x इज इक्वल्स टू w इंटू 0.75 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 0.75 माइनस एक्स प्लस 0.4, बैलेंस कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, वेट की वैल्यू अलग से निकालने, वेट दिया है 200 ग्राम वेट, तो 200 ग्राम को केजी में बदला गया, 1000 कर दिया गया, फिर केजी वेट हो गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 000, आंसर आता है 2 न्यूटन। तो वेट की वैल्यू भी 2 न्यूटन आ जाती है। यहाँ देखिए 10x 2.75 माइनस एक्स एंड दिस शुड बी 3 और वो ऐड होके 1.15 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करें जल्दी से आंसर बताएं। 1.5 माइनस 2x, दिस शुड बी 3.45 माइनस 3x, x वाले एक तरफ कर लें 10x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 4.95, 3.5 और 3.45 ऐड होके 4.95 हो गया, दिस इज 15x, 4.95 हो गया। x की वैल्यू देखिए 4.95 बाई 15 मीटर आएगा, चारों ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 4.95 बाई 15 इंटू 100, सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी या सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, इस केस में सही हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों लोग। ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से बिलोंग करती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से बिलोंग करती है प्रॉब्लम। आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ चीजों का डिस्कशन किया गया है। जैसे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म डेंस रॉड विद नॉन यूनिफॉर्म यंग मॉडुलस इज हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग अंडर ग्रेविटी ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम।
then which of the following graph correctly represents variation of young modulus with distance x from lower end a to upper end b। कह रहे हैं कि एक रॉड है, उसके ए एंड से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं तो यंग मॉडुलस में कैसा वेरिएशन होगा अगर यंग मॉडुलस हमारा वेरिएबल हो जा रहा है तो। अब यंग मॉडुलस वेरिएबल हो जा रहा है तो इसमें कुछ कांस्टेंट की भी कंडीशन प्रोवाइड कर दी गई है। कह रहे हैं इलास्टिक एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर किसी हैवी रॉड में हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस में वेरिएशन होता है। स्ट्रेस में वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि वेट में वेरिएशन होता है, क्योंकि वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको ये बात देखनी होगी कि जैसे जैसे बॉटम एंड से आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे स्ट्रेस में क्या होगा, वेरिएशन। उसी वेरिएशन का यहाँ पर उन्होंने ग्राफ पूछा है। तो क्वेश्चन को चतुराई से फॉर्म किया गया है, क्वेश्चन को हम भी उस तरह से सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि पहले स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस ड्यू टू विड्थ, स्ट्रेस ड्यू टू हाइट। तो हाइट की वजह से स्ट्रेस में कैसे वेरिएशन आएगा इसकी बात हम लोग गौर करते हैं। तो जैसे देखिए जितनी इसमें लेंथ इन्वॉल्व होगी उतना मास इन्वॉल्व होगा, तो उसी अकॉर्डिंग उसमें स्ट्रेस वेरी कर जाएगा। तो स्ट्रेस बराबर आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेस बराबर लिखेंगे फोर्स बाय एरिया। फोर्स हो जाएगा वो इतनी लेंथ का मास, तो मास पर यूनिट लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करें। देखिए मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, ये इतनी लेंथ का मास हो गया, इंटू ग्रेविटी डिवाइड बाई क्या कर देंगे, एरिया। तो डिवाइड बाई जैसे आप एरिया करते हैं आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस। जैसे जैसे रॉड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है इसका सोल्यूशन हमें मिल गया। अगर ऐसा मिल जाता है तो दूसरा आप कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मतलब स्मॉल यू क्या है, कांस्टेंट है। स्मॉल यू मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसकी वैल्यू याद करें तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन उनमें से जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें यंग मॉडुलस नहीं आया तो स्ट्रेन को रिप्लेस करके एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बाई यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस में देखिए स्ट्रेस है और यहाँ पर ये चीज देखिए कांस्टेंट है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस का स्क्वायर। इस केस में जब u कांस्टेंट है, हर बार नहीं लगा सकते हैं, इस बार u कांस्टेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, और यहाँ पर स्ट्रेस देखिए खुद ही x पर डिपेंडेंट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y की पावर 1 x की पावर 2, मतलब कौन सा ग्राफ होने वाला है, पैराबोलिक शेप होने वाला है। पैराबोलिक शेप होने वाला है और सेंटर से पास होगा। सेंटर से पास होने की वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, याद रखिएगा, पहला स्ट्रेट लाइन खत्म, स्ट्रेट लाइन खत्म, दूसरा वाला या तीसरे वाले में से, तीसरे वाले और चौथे वाले में से कोई ऑप्शन हो सकता है। सेंटर से पास करने वाला पैराबोला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। और याद रखिएगा y की पावर 1 है इसलिए y के दोनों तरफ ग्राफ खींच रहा है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट चॉइस बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चा लोग हम लोग देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम है। ये है आपकी जो ऑर्गन ट्यूब वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑर्गन पाइप वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां से उठाया गया है, वेव का इक्वेशन है। कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट विद रेजोनेंस ट्यूब टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर एंड इट्स एंड करेक्शन रेजोनेंस ट्यूब ऑफ लेंथ 150 सेंटीमीटर इज यूज्ड। अब इसमें कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो 150 सेंटीमीटर यूज की गई है। फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस आर ऑब्टेन्ड व्हेन लेंथ ऑफ एयर कॉलम ट्यूब इज 41 सेंटीमीटर एंड 126 सेंटीमीटर with a tuning for frequency 200 Hz. Match the parameters in list 1 and suitable with list 2. Wavelength of sound को मैच करना है, minimum level of liquid in tube possible at resonance यूज करना है, speed of sound निकालना है, end correction निकालना है। देखिए वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड और एंड करेक्शन निकालना सबसे तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़े तो याद कीजिए स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड था 2 फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉर्क की जिससे रेजोनेट हुआ है, और L2 - L1 दो सक्सेसिव कॉलम लेंथ जिनसे क्या कर दीजिए आप रेजोनेंस कराइए, वही आंसर। तो हम लोग सारी वैल्यूज निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी में पता है कितनी है, 2 × 200 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इंटू L2 - L1 126 - 41, याद रखिएगा सेंटीमीटर में इसलिए -2 कर दिया गया है। -2 करने से देखिए 400 हो गया, इसको आपने सब्सट्रैक्ट किया कितना आया 85, 85 × 10⁻²। सिंप्लीफाई किया गया देखिए 340 मीटर पर सेकंड आ गया। तो स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड दिख रही है, यानी कि सी वाला किससे मिल जा रहा है, आर से मिल जा रहा है। एंड करेक्शन का फॉर्मूला इसी में निकलता था, याद कीजिए E बराबर L2 - 3L1/2। याद रखिएगा दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ अगर हमें मिल जाए तो एंड करेक्शन और स्पीड ऑफ साउंड निकाला जा सकता है। L2 - 3L1, L2 देखिए हमारा कितना है, L2 है 126, 3L1 3 टाइम्स ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 करते हैं, देखिए 126 माइनस, और ये सॉल्व होकर कितना आ गया, देखिए 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर मतलब ये डी वाला जो है वो पी के साथ मिल गया जाके। अब डी वाला पी के साथ मिलना है और सी वाला आर के साथ मिलना है, तो ये देखिए ये दोनों ही ऑप्शन में डी वाला पी के साथ और सी वाला आर के साथ मिलना है, वो नहीं हो पाया, हमें बी या ए में से किसी एक को चुनना होगा। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, V/F। स्पीड ऑफ साउंड ऑलरेडी हमें पता है 340, और फ्रीक्वेंसी कितनी है जरा सोचिए 200,
डिवाइड करते हैं, खत्म खत्म, डेसिमल लगाते हैं 1.7 मीटर। तो वेवलेंथ कितनी हो गई बताइए 1.7 मीटर। वेवलेंथ 1.7 मतलब ए को एस से मिलाना है, ए को एस से मिलाना है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहे मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड इन ट्यूब पॉसिबल एट रेजोनेंस। तो देखिए अगर हमारा पहला रेजोनेंस 41 सेंटीमीटर में मिला है, दूसरा रेजोनेंस कितने पे मिल रहा है 126 पे मिल रहा है, तो जो तीसरा रेजोनेंस होगा वो 150 से तो पार ही कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें मिनिमम लेंथ निकालनी है, इसमें जो चौथा ऑप्शन कह रहे हैं मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड इन ट्यूब पॉसिबल एट रेजोनेंस, तो 126 के बाद इसमें कोई रेजोनेंस नहीं मिलेगा। मतलब इसी केस के लिए हमें क्या लेना मिलना है, मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड मिलना है। तो मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, बस इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। टोटल लेंथ में 126 घटा दीजिए, 150 माइनस 126 दैट इज कितना आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि बी वाले का कौन सा मिल जाएगा, टी वाला मिल जाएगा। तो बी वाले का टी, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तीन ऑप्शनों को जज करके भी आप फाइनल आंसर बना सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर की फाइंड आउट कीजिए। इसमें कुछ डिटेल दी हुई है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर का निकालना है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का प्रॉब्लम हो गया। एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है, एक हाई रेजिस्टेंस है जो 4900 ओम का है, उसको सीरीज में जोड़ा गया है गैल्वेनोमीटर के साथ। और किसी भी सन रेजिस्टेंस के बिना गैल्वेनोमीटर 20 डिवीजन शो करता है। तो जो 20 डिवीजन है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के टाइम होने वाला डिफ्लेक्शन है। एक्सपेरिमेंट जब पढ़ाया गया है तो बताया गया है। कह रहे हैं अब एक सन रेजिस्टेंस 90 ओम का कनेक्ट किया गया है, तो उसमें डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन तक क्या हो जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो इसमें फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर आप फाइंड आउट कीजिए। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसमें फाइंड आउट नहीं है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फाइंड आउट नहीं है। अगर हम ये दोनों चीजें पता कर लें तो फिगर ऑफ मेरिट जिसका फॉर्मूला होता है आई बाई थीटा, फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का प्रॉब्लम है। फिगर ऑफ मेरिट हम निकालते हैं आई जी बाई थीटा से। थीटा जहां पर डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एट आई जी, जब आई जी करंट सप्लाई हो रही होगी तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर थीटा रखा जाएगा। और थीटा 20 डिवीजन है, ये बात हमें पता है। अब किसी तरह से अगर आप आई जी निकाल सकें तो आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जी कब है, शुरुआत में आई जी है। तो आई जी शुरुआत में है तो उसका ईएमएफ जो लग रहा है वो प्लस जो रेजिस्टेंस यूज किया गया है वो प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आई जी इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। इसमें 5 दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है कि शुरुआत में रेजिस्टेंस कितना लगाया गया है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पता है तो गैल्वेनोमीटर का बस रेजिस्टेंस निकालना है। अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड जब यूज किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, आर एस आर माइनस एस। देखिए 4900 इंटू 98 डिवाइड बाई, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा देखिए 4900 माइनस 98, तो 4900 इंटू 98 डिवाइड बाई 4802। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या है, जरा देखिए इसकी वैल्यू 4900 के बराबर ही है, थोड़ी सी कम ज्यादा है, तो थोड़ी सी कम ज्यादा इसकी वैल्यू को बढ़ा देगी, तो थोड़ा बढ़ा के हम लिख देते हैं क्या 100 ओम अप्रोक्सीमेटली। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, जरा सोचिए 100 ओम। अब हमसे पूछा गया है कि आईजी की वैल्यू क्या होगी, तो आईजी की वैल्यू अब निकल आएगी। आईजी की वैल्यू क्या होगी, जरा देखिए आईजी हो गया ईएमएफ 5 वोल्ट डिवाइड बाई ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस आर 4900 प्लस 100 कर दिया गया, 5 बाई 5000 हो गया, और ये सोल्यूशन आ गया 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अगर ऐसा हो जाता है तो अब हम इसको किससे, थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा जरा देखिए, हाँ हमारा की क्या आ रहा है, आई जी 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है 20 डिवीजन। सिंप्लीफाई करते हैं कितना आएगा, जरा देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 क्या 1/20 इंटू 10 टू द पावर -3 दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -3 आप और जोड़ सकते हैं इसमें, तो देखा जाए तो 50 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं चलो। ये प्रॉब्लम भी एक आसान सी प्रॉब्लम है, माइक्रोस्कोप के अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया जाएगा। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद हो तो हम लिखते हैं डी रियल बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं इज इक्वल्स टू डी अपरेंट करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जहां पर ऑब्जर्वर है वो रख देते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर को अपीयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो हवा में है, तो ऑब्जर्वर अगर हवा में हो गया तो ये 1 हो गया, तो डी अपरेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, याद रखिएगा डी रियल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ये ऑब्जेक्ट लिखा है लेकिन है ऑब्जेक्ट वाले मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है बताइए, डी रियल डिवाइड बाय डी अपरेंट। जरूरत पड़ने पर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन पढ़िए फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एक यहाँ पर किया गया है, कह रहे हैं कि एक माइक्रोस्कोप है उसको कहीं पर फोकस किया जा रहा है, तो एक क्रॉस मार्क कहीं पर है, उसकी जो उसे डेप्थ दिख रही है 1.215 सेंटीमीटर दिख रही है। अगर स्लैब रख दो तो उसकी जो डेप्थ है वो 2.115 सेंटीमीटर दिखने लग रही है।
अब कह रहे हैं कि टॉप सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर अगर डाला जाए 4.115, लाइकोपोडियम पाउडर डालने से जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाएगी और ऊपर वाला सरफेस माइक्रोस्कोप से क्लियरली विजिबल होगा। तो क्लियरली विजिबल सरफेस की बात वो कर रहे हैं 4.115, जिसमें मतलब एक ऊपर वाले सरफेस को माइक्रोस्कोप इंपोज कर रहा है, एक नीचे वाले सरफेस को माइक्रोस्कोप देख रहा है, उससे थिकनेस ऑफ स्लैब हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो रियल थिकनेस क्या होगी जरा देखिए, एक्चुअल में उसकी मोटाई 4.11 टॉप सरफेस यहाँ पर है विदाउट एनी अपरेंसी। जब क्रॉस मार्क कहीं टेबल पे देखा जा रहा है तो क्रॉस मार्क 1.215 है। तो जहां पर लाइकोपोडियम पड़ा है और जहां पर वो हमारा क्रॉस मार्क रखा हुआ है, उनके बीच की जो दूरी होगी वही एक्चुअल डेप्थ होगी। तो एक्चुअल डेप्थ अगर निकालना चाहे डी रियल, तो आप क्या करें, कुछ मत करें, इस वाले में ये वाला सब्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर वाला सरफेस और जो नीचे वाला एक्चुअल सरफेस है उसको हमने घटा दिया। तो ये हमारा एक आंसर आ गया कि भाई डी रियल की वैल्यू इतनी होगी। अब डी रियल इतना हो गया तो डी अपरेंट निकालने, डी अपरेंट निकालेंगे तो क्या है, जब क्रॉस मार्क की गहराई देखी जा रही है तो 2.115 सेंटीमीटर दिख रही है, उसे कहां से याद रखिएगा, वो जो स्लैब लगाने के बाद, और ऐसे ऊपरी सरफेस 4.115 का है तो उसकी अपरेंसी जो है, अपरेंट कितनी डेप्थ हो जाएगी, तो 2.115 हम इसको कर देते हैं। तो ये तो सीधा सीधा दो बन गया, उसको सिंप्लीफाई करके हम रिजल्ट बना सकते हैं। तो अभी देखिए दो आंसर हमें मिल गए हैं। अब अगर डी अपरेंट डी रियल बाई डी अपरेंट कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा गया है, तो डी रियल बाई डी अपरेंट सिंप्लीफाई किया गया तो रिजल्ट कितना आया जरा देखिए, ऊपर सब्सट्रैक्ट करें, यहाँ 3 आया, 2.9 आ जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। सॉल्व किया जाए तो कितना जाना चाहिए, 1.45। तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट चॉइस बन जाएगा। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, चलो एक आसान सी प्रॉब्लम है, ये सबसे जल्दी होने वाली प्रॉब्लम में से एक है। कह रहे हैं कि एक एक कॉलम बनाया गया है 1 into, और उसमें कुछ डीसी सप्लाई कनेक्ट की गई है, और कह रहे हैं कि आपको करेक्ट चॉइस चुननी है। कह रहे हैं एक बल्ब है सीरीज में विद इट ग्लोस इमीडिएटली एंड रिमेन्स ऑन, एक बल्ब है और सीरीज में है और ये तुरंत ऑन रहता है, तो ये क्या हो सकता है, ठीक है। बल्ब ग्लोस फॉर मोमेंट देन टर्न ऑफ, मतलब इस चीज को अगर बल्ब के साथ जोड़ा जाए तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। अब वो चीज क्या है वो यहाँ पर बताई गई। कह रहे हैं बल्ब है उसको सीरीज में जोड़ा जाए और वो तुरंत ऑन हो जाता है और चलता ही रहता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसकी हो सकती है, यहाँ कह रहे हैं डायोड रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर लेड, ठीक है। अब कह रहे हैं बल्ब ग्लोस फॉर मोमेंट देन टर्न ऑफ, बल्ब जलता है फिर बुझ जाता है। फिर कह रहे हैं बल्ब टेक्स टाइम टू रीच फुल, बल्ब को जलने में फुल ब्राइटनेस पहुंचने में टाइम लग रहा है, मतलब जैसे कोई उसका अपोज कर रहा है। और बल्ब ग्लोज ओनली यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो बट कंपोनेंट डज नॉट एमिट एनी लाइट, बल्ब जल तो रहा है लेकिन वो कैसे चल रहा है, जब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करो, दूसरे में करो तो नहीं जल रहा है, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है वो खुद भी लाइट इमिट नहीं कर रहा है। फिर कह रहे हैं बोथ बल्ब एंड कंपोनेंट ग्लोज इन यूनी डायरेक्शनल करंट ओनली, बोथ बल्ब और कंपोनेंट दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन वाली करंट में क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, ठीक है। अब यही बात, ये इंफॉर्मेशन बताई गई है, और कंपोनेंट जल भी रहा है, कंपोनेंट भी चमक रहा है। तो कम इन दोनों से हम समझ सकते हैं यूनी डायरेक्शनल में करंट फ्लो करे और ये खुद ना चले, तो ये क्या है याद रखिएगा, ये डायोड है। डायोड क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और ये खुद नहीं जल रहा है। अब ये कह रहे हैं अगर ये खुद भी जले तो ऐसा डायोड जो है जो लाइट इमिट करे वो लेड है, तो यानी कि ई वाला ऑप्शन किससे मिल जाने वाला है, पहला वाला। तो ई वाला पहले से मिलेगा, यानी कि या तो पहला हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं डी वाला जो चौथे से मिल रहा है, डी वाला चौथे से मिल रहा है, तो डी वाला चौथे से केवल इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो अभी ये ऑप्शन क्लेरिफाई नहीं हुआ, सी वाले पर चलते हैं। तो सी वाला कह रहा है बल्ब टेक्स टाइम टू रीच फुल, बल्ब को जलने में कुछ समय लग रहा है। तो अगर कुछ समय लग रहा है तो ठीक है, मान लीजिए समय याद नहीं है, वैसे है इंडक्टर वो, ठीक है। कह रहे बल्ब ग्लोज फॉर मोमेंट, बल्ब जलता है फिर बुझ जाता है, ऐसा कौन करता है कि पहले करंट अलाउ करे फिर ना करे, ऐसा काम केवल करता है कैपेसिटर। तो यानी कि बी के साथ कौन जुड़ा है, कैपेसिटर। तो बी के साथ कौन जुड़ा है याद रखिएगा, दो। तो बी के साथ कौन जुड़ा हुआ दिख रहा है हमें, दो दिख रहा है, तो बी के साथ दो, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्लियरिफाई हो गया। अब कह रहे हैं पहले वाले को देखते हैं, बल्ब जलता है जलता ही रहता है, मतलब रेजिस्टेंस लगा होगा, कुछ वोल्टेज खा रहा होगा, तो यानी कि पहला वाला किसके साथ मिलेगा, जाके पांचवें वाले के साथ मिलेगा। अब इसमें मैंने बताया था कि वो इंडक्टर के साथ कंबाइन कर रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर ही क्या करता है, वो करंट अलाउ शुरुआत में नहीं करता है, फिर धीरे धीरे अलाउ करता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो गया, करेक्ट चॉइस हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको फंसाने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन आपको बस परेशान करने के लिए प्रॉब्लम दिया गया है, जो पेपर को करना भी चाहिए ऐसा, थोड़ा परेशान करना जरूरी होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इस तरह का कुछ दिया हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, और एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, डाइपोल को घुमा रहा है, जिससे डाइपोल में चेंजमेंट आ रहा है। तो याद रखिएगा डाइपोल में चेंजमेंट नहीं आ रहा है, डाइपोल के ओरिएंटेशन में, डाइपोल के एक्सप्रेशन में चेंजमेंट आ रहा है, वो डाइपोल को बदल नहीं रहा है, चार्ज को इधर उधर नहीं कर रहा है। पहले डाइपोल ऐसे रखा होगा, इसकी डायरेक्शन रखा होगा, उसको घुमा दिया गया, तो उससे देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो चेंज ही हो रही है। तो याद रखिएगा वहां पर भी देखिए मैग्नीट्यूड वही है, दूसरी जगह भी मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ऐसा मत समझिएगा कि डाइपोल बदल गया, डाइपोल नहीं बदलेगा, एक्सटर्नल फोर्स ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है, बस डायरेक्शनल चेंज कर रहा है।
अब कह रहे हैं कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, याद रखिएगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो, बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो आसान क्वेश्चन ही है, अगर इस चीज से आप घबराए नहीं उस समय तो यू इनिशियल आप निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद जानते ही होंगे, पी डॉट ई होता है, पी और ई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो पी और ई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहला वाला देखिए 3i माइनस 4 प्लस 4j है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 4000 ऑफ आई यहाँ 10 पावर माइनस 30 है। तो पी डॉट ई, आई वाला बस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा 3 इंटू 4000, आई वाला बस आई के साथ, और 10 टू द पावर माइनस 30 कोफिशिएंट भी लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1.2, और ये 10 टू द पावर 4 उधर चला गया माइनस 26, दिस इज यू इनिशियल। अब यू इनिशियल आ गया तो यू फाइनल, फिर वही काम माइनस पी डॉट ई अगेन कर देंगे, क्योंकि अब हमें डाइपोल मोमेंट जब पता ही है हर एक पोजीशन में, तो हम सबकी वैल्यू उठा उठा के रख देंगे। तो फाइनल यहाँ लिख लीजिए, यहाँ इनिशियल लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो फाइनल डाइपोल मोमेंट फिर आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -4, और बाहर भी एक माइनस लगा दीजिए, -4 इंटू 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कर दीजिए, सिंप्लीफाई किया गया तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया 1.6, लेकिन प्लस का -26, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, डेल्टा वर्ग W निकालने के लिए आपको U फाइनल माइनस U इनिशियल करना चाहिए, U फाइनल माइनस U इनिशियल वर्क डन निकालने के लिए, सॉरी, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 26 माइनस माइनस 1.2 10 टू द पावर माइनस 26, सिंप्लीफाई किया गया तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 आ गया, यानी कि इसमें ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस शो किए गए हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि जब इस तरह का कोई सरफेस बनता है तो हम एक बात जानते हैं कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, और जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है उस डायरेक्शन में होता है। देखिए 20 30 40 इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर की तरफ परपेंडिकुलर हो सकता है, तो उधर की तरफ परपेंडिकुलर हो सकता है, तो जो है पोटेंशियल घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में माना जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी डायरेक्शन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल मोर देन 90 होने वाला है, तो पहला ऑप्शन हो जाना चाहिए कि पहला हो सकता है, तीसरा हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है कि कोई एंगल जो इनमें से मैच ना करे, लेकिन हमें थीटा दिया हुआ है उसमें, याद रखिएगा। ये देखिए एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना एंगल दिया हुआ है, ये थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी कि चौथे ऑप्शन की संभावना कम हो जाती है अगर मैग्नीट्यूड ना मिले तो पहला तीसरा और चौथे की कुछ कुछ संभावना है, लेकिन अभी मैग्नीट्यूड पे मैटर फंस रहा है। तो 100 और 200 में क्या होगा, तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि जब हम सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर रखते हैं, इन दोनों सरफेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चुननी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लेना चाहते हैं तो हम कोई भी डिस्टेंस यहाँ पर चुन सकते हैं, अगर हम चुने तो ये वाली डिस्टेंस देखिए ले लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब अगर डाइपोल दो ऐसे रखे हुए हैं, दो ऐसे सर्फेसेस बने हुए हैं, इस तरह के सर्फेसेस बने हुए हैं, ये एंगल इन्होंने थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींचिए ऐसा, तो जरा देखिए ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इनके बीच की सेपरेशन हमें दे दी गई है, देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखा है, 20 सेंटीमीटर लिखा है, 30 सेंटीमीटर लिखा है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाएगा। डेल्टा भी इन दोनों सरफेस के बीच में होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 30 वोल्ट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये 10 है, ये वाला निकालना है, मान लो ये x है, तो x बाई 10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे साइन 30, अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो 1 बाई 2 इंटू 10 दैट इज 5 सेंटीमीटर, वैल्यूज रख दीजिए, 10 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर का ख्याल रखिए, -2, देखिए 10 ऊपर चला गया, +2 हो गया, डिवाइड बाई 5, आंसर आ गया 200 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा होने वाला है, थर्ड, बेस्ट चॉइस में चला जा रहा है। तो इस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम में कैपेसिटर की बात कही जा रही है, कह रहे हैं कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड है, उसको किसी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है जोड़ दिया गया है, और फिर उसके बीच का जो स्पेस है वो किसी डाइलेक्ट्रिक लिक्विड डाइलेक्ट्रिक से भरा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, और कह रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से कैपेसिटर में। तो ये भी सिंपल सी बात हो जाती है, आपको पता है कि हम क्या सोल्यूशन बनाते हैं, कहते हैं कि अगर बैटरी जुड़ी हुई, बैटरी कनेक्टेड है तो क्या सेम रहता है, याद कीजिए, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल को आप क्या करते हैं, सेम करते हैं या कांस्टेंट करते हैं, पोटेंशियल बदला नहीं जा सकता है, कोई भी बदलाव आप कर लें, तो अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल बदला नहीं जा सकता है, डाइलेक्ट्रिक डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा लेकिन पोटेंशियल घटने ही नहीं देगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बाहर से वो क्या करेगा, चार्ज सप्लाई कर देगा। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फाइनल चार्ज इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ q इनिशियल हो जाता है, k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फाइनल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 है,
इंटू वो हमारा जो 10 माइक्रोफेरेड का है और 12 वोल्ट से चार्ज किया गया है। तो क्यू इनिशियल दिया नहीं है एग्जैक्टली, क्यू इनिशियल हम निकाल लेंगे, सी इंटू वी 10 इंटू 12 दैट इज 120 माइक्रोकूलम। तो अब यहाँ पर क्या हो गया याद रखिएगा, हमें के पता है कितना है 5 और क्यू हमने निकाल लिया 120 माइक्रोकूलम। तो ये कितना हो गया याद रखिएगा 600 माइक्रोकूलम। तो फाइनल चार्ज 600 माइक्रोकूलम है, इनिशियल चार्ज कुछ था, तो व्हाट इज द फ्लो चार्ज फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, 600 माइक्रोकूलम माइनस 120 माइक्रोकूलम, सॉल्व करेंगे तो 480 माइक्रोकूलम आ जाएगा और इसका आंसर भी हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो पार्शियल किरचॉफ लॉ का सर्किट है। सर्किट बड़ा आसान बना हुआ है। सर्किट की आसानी ये है कि एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर बना रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं, एक दूसरा बैटरी बना दे रहे हैं, एक रजिस्टर बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा रहे हैं, एक छोटी सी बैटरी लगा दे रहे हैं, और ये पॉइंट सी कह दे रहे हैं, ये पॉइंट ए कह दे रहे हैं, ये पॉइंट बी कह दे रहे हैं। ये 2 ओम है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ से 3 एम्पियर की करंट जा रही है, और यहाँ पर 1 एम्पियर की करंट जा रही है, और यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये बैटरी 5 वोल्ट की है, तो मेंशन कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं ए और बी का पोटेंशियल, तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है पार्शियल किरचॉफ रूल का इस्तेमाल करते हुए ए से बी। आपको कहीं मुड़ने उड़ने की जरूरत नहीं, बस ए से बी जाए, जो रूल बताया गया था वो लगा दें। तो हम कैसे शुरू करेंगे, जरा देखिए, वी ए शुरू करिए, फिर जब हम इस रजिस्टर को पार करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, तो 3 इंटू 2 कर देंगे, 3 एम्पियर की करंट थी। बैटरी को पार कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगी बैटरी। फिर आगे पहुंचते हैं, इस आर में बस पार्शियल किरचॉफ लगा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो प्लस 3 वोल्ट हो जाएगा। रजिस्टर को पार कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, उसमें करंट देखिए 2 एम्पियर की है, करंट की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हो, तो माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस वी कर देंगे, प्लस तो क्या कर देंगे 0। इसे हम कहते हैं पार्शियल किरचॉफ रूल, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट्स हमें चुनने होते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स बस शुरुआत में ले लीजिए, बाकी जैसा रूल लगाते थे लगा दीजिए। तो वी ए माइनस 6 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 6 माइनस वी बी इक्वल टू 0। देखिए 6 6 12 5 17 में 3 गया 14, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू उधर जाएगा 14 वोल्ट। तो माइनस और प्लस दोनों वोल्टेज हैं, लेकिन हम लगाएंगे पहला वाला। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, पावर ड्रॉप की प्रॉब्लम है। पावर ड्रॉप की प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम में है, करें 2 बल्ब हैं जिन पे रेटिंग कुछ दी हुई है 25 वाट 220 वोल्ट, और 100 वाट और 220 वोल्ट, और उनको सीरीज में जोड़ दिया गया है, 220 वोल्ट के अक्रॉस ही जोड़ा गया है। और 25 वाट और 100 वाट के बल्ब अगर P1 P2 वैल्यूज देते हो तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज निकालना देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर सोल्यूशन हमें बनाने हैं। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, कोई ट्रिक उठा सकें जहाँ पर काम हो जाए। तो या तो बेसिक तरीका है कि हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लें, 2 बल्ब लेते हैं, दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, रेटिंग दी ही हुई है, रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। 220 वोल्ट है तो यहाँ पर मान लेते हैं V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर उस V1 और V2 वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग आप क्या सेट करें, पावर सेट करें। तो ऐसा एक तरीका या ऐसा एक मेथड यूज किया जा सकता है जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर आ सकते हैं। तो आप जिस मेथड से कंफर्टेबल हो उस मेथड से कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहले में क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा हर एक बल्ब का। तो बल्ब का अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं R1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R1 इज नथिंग बट 220 का स्क्वायर बाय 25। उस तरह से R2 निकालते हैं तो हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय 100, ठीक है। तो इस तरह से हम R1 और R2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर R1 और R2 मिल गया, अभी इनकी वैल्यूज को हम बाद में यूज करेंगे कैसे है, तो अगर हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 25 है, यहाँ 100 है, तो ये देखा जाए तो इसका 1/4 है, अगर हम इसको R मान लें तो दिस शुड बी R/4। जरूरत पड़ने पर सीधा हम R यूज कर सकते होंगे, ठीक है। तो R हो गया, R/4 हो गया। अगर देखा जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, V1 क्या हो जाएगा बताइए, V1 की वैल्यू। तो इसके लिए हम तरीका इस्तेमाल करते हैं कि V1 में हम निकाल लें I स्क्वायर, करंट बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो करंट बराबर हो जाएगी तो उस बिहाफ पे हम सोल्यूशन बना सकते हैं, करंट की वैल्यू रख सकते हैं, या हम लगा सकते हैं कि V1 और V2 का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम, सीरीज में है तो करंट सेम होगा, V1 बाई V2, V बराबर देखिए IR होगा, I सेम होगा, तो V देखा जाए तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V1 बाई V2 बराबर हो जाएगा R1 बाई R2। तो यानी कि V1 और V2 का रेशियो भी कुछ 4:1 में डिवाइड होगा, कि R1 की वैल्यू रखी गई, R2 की वैल्यू रखी गई, तो 4:1, मतलब पहले वाले में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, दूसरे वाले में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अब हम V1 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, कैसे, V1 प्लस V2 हमारा कितना है याद रखिएगा, V1 प्लस V2 220 वोल्ट है। तो इसका तरीका होता है सॉल्व करने का कि अगर कभी आपको V1 निकालना पड़े तो V1 बराबर आप देखिए 4:1 है, तो 5 इसका टोटल फ्रैक्शंस है और V1 की वैल्यू चौथे के पास जा रही है, तो 4 टाइम्स ऑफ 220/5
उस तरह से V2 निकालें तो 1/4 टाइम्स ऑफ 220। देखिए V1 मिल गया, V2 मिल गया, R1 की भी वैल्यू हमें लगभग पता ही है। तो अगर हम P1 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कैसे, V1 स्क्वायर बाई R1। V1 की जगह क्या लिखेंगे, 4/5 इंटू 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 कर देंगे, तो R1 की वैल्यू ये हो गई, क्या हो गया, जब देखिए 220 का स्क्वायर और 25 ऊपर चला गया। देखिए 220 का स्क्वायर हर जगह पर है, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 16/25 इंटू 220 का स्क्वायर। कैलकुलेशन उतनी आसान नहीं है, हर स्टेप को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आज लास्ट मोमेंट पे कैलकुलेशन करते हैं। 25 से 25 गया तो P1 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 16 वाट। अगर P1 16 वाट आ गया है तो P2 में देखिए, P2 में अब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, P2 में 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर देखिए R/4 है, तो R/4 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक 4 इंक्लूड होगा जाके, 4 इंक्लूड होगा जाके, और साथ में यहाँ पर 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4/5 नहीं है, यहाँ 1/5 का स्क्वायर है, तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, केवल बस वही 4 बचेगा। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करके आप 4 वाट बना सकते हैं। तो इस तरह से P1 की वैल्यू 16 वाट और P2 की वैल्यू 4 वाट आ जाती है। यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट। तो चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बनाई जा रही है। कह रहे हैं सोलेनोइड है जिसका कोर मटेरियल है, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 400 दी हुई है और उसकी वाइंडिंग सोलेनोइड की दी हुई है, कोर इंसुलेशन किया गया है जिसमें 2 एम्पीयर के वो करंट कैरी कर रहे हैं। कह रहे हैं नंबर ऑफ टन्स 1000 पर मीटर दिया हुआ है, एच और आई कैलकुलेट करना है। तो एच की वैल्यू आप जानते हैं, सिंपल सा तरीका निकालने का है, एच बराबर होता है बी बाई म्यू नॉट। बी बाई म्यू नॉट की वैल्यू मतलब एन आई हो जाती है। तो एच बड़ी आसानी से हमारा कैलकुलेट हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 1000 और करंट शायद दी हुई है 2 एम्पीयर। तो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻3, एक ही ऑप्शन मैच कर गया पहला वाला। तो देखा जाए तो कुछ और सॉल्व किए बिना ही इसका आंसर बना सकते हैं, लेकिन एम की वैल्यू भी आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एम क्या है बताइए, एम क्या है, सॉरी आई, आई देखिए क्या है, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हम निकालें आई, आई को हम लिख सकते हैं म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। तो अब म्यू आर कितना दिया है, देखिए 400 दिया हुआ है, माइनस 1 कर दीजिए, एच की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 10⁻3। 400 माइनस 1 करेंगे 399 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जरा देखिए 798 इंटू 10⁻3। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट बन जाएगा। वो पहले ऑप्शन से ही मैच कर रहा था, लेकिन हम आई को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बच्चा लोग हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं प्रोटॉन है जिसका मास कुछ दिया हुआ है, उसका चार्ज कुछ दिया हुआ है, प्रोजेक्ट किया गया है एक्स वाई प्लेन में, जिसकी कुछ स्पीड है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.104 टेस्ला का, जो कि वाई एक्सिस के अबाउट लगाया गया है, पाथ ऑफ प्रोटॉन। तो पहली चीज तो हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि प्रोटॉन जो है वो उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर है तो ये बनाएगा तो हेलिक्स। अब हेलिक्स का रेडियस और टाइम पीरियड पे सवाल हो सकता है, लेकिन ये बनाना क्या है याद रखिएगा, हेलिक्स ही बनाना है। तो पहली चीज हेलिक्स पाथ क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जरा सोचिए एक वाई एक्सिस पे लगा हुआ है और इस प्रोटॉन की वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। तो इस तरह के पाथ में हेलिक्स से बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले ये क्लियर हो गया कि इसका शेप कैसा होना है, तो हेलिक्स थर्ड और फोर्थ में कुछ होना है। टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाती है 2πm/क्यूबी। देखिए 2 हो गया, m की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 हो गई, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 हो गई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको 1.04 इंटू 10⁻1 लिख दो, क्योंकि इसको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अब ये देखिए 1.6 है, 1.04 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है इससे क्या कर दे, ये बैलेंस कर दे। अब बाकी चीजें बच गई, तो 2π इंटू 10⁻27 और 19 और 20 मिलकर प्लस 20 हो गया, और आंसर आ जाता है 2π इंटू 10⁻7। तो इस तरह से टाइम पीरियड तो हमारा डिक्लेयर हो गया कि ऑप्शन थर्ड होने वाला है। रेडियस की वैल्यू निकालना चाहें तो रेडियस बराबर क्या होता है आपको पता है, एम बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। तो एम की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻27, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, बी परपेंडिकुलर। अब बी परपेंडिकुलर मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का लेना है, तो इधर हो जाएगा v cos थीटा, इधर हो जाएगा v sin थीटा। v sin 30 वाला एंगल लेंगे, 60 वाला नहीं लेंगे ना। तो v sin 30 हो गया, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो v की वैल्यू हमें दी है कितनी, 2 इंटू 10⁻6 और sin 30 मतलब 1/2, खत्म खत्म। सोल्यूशन बनाइए, देखिए कितना आता है, 1.6 से लगभग ये क्लोज आउट हो गया, तो ये कितना हुआ, यहाँ पर एक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी लिख दीजिए 1.04 इंटू 10⁻1, ये जरूर रखिएगा, 0.104 अप्रोक्सीमेशन को गड़बड़ कर सकता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आता है, ऊपर आ गया -21 और नीचे है 19 और एक 20, 10⁻⁻20। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक कॉइल, एक कोई वायर है जिसको सर्कुलर लूप में बदला गया है, वो सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, फिर उसी कॉइल को टर्न किया गया है, मतलब इसी कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दिए हैं, तार की लेंथ वही। तो जब ऐसा होता है तो हम एक बात जानते हैं कि जो बी बनता है नया वाला, बी फाइनल एन स्क्वायर और बी इनिशियल होता है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े, दूसरा रेडियस घटता है, तो रेडियस भी उसी रेशियो में घट जाता है, तो आर बाई एन हो जाता है, ऊपर चला जाता है, एन स्क्वायर हो जाता है, तो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, थ्री टाइम्स, थ्री टर्न्स बढ़ा दिए गए, तो बी फाइनल क्या हो जाना चाहिए, जरा सोचिए, थ्री का स्क्वायर इंटू बी नॉट, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ बी। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से निकाला आएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जब भी टर्न वाले सवाल आएंगे तो उनको इसी तरह से हैंडल करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, चलो ये एक ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, जिस जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात है, जिसकी इफिशिएंसी, इसमें तो फंसने वाला पॉइंट उसकी बात करते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज 2200 वोल्ट है, ट्रांसमिशन है, जिसको वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो स्टेप डाउन तो पहले ही बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हो गया वीपी, ये हो गया वीएस। अब कह रहे हैं कि इससे इससे 880 वॉट पावर डिलीवर हो रही है, दैट मीन्स ये पी आउटपुट दिया हुआ है, पी इनपुट नहीं पता है, पी आउटपुट उसने कितना दे दिया है, 880 वॉट दे दिया है। इसकी इफिशियंसी भी वो प्रोवाइड कर रहा है 88%, फ्रैक्शनल इफिशियंसी 0.88 हो जाएगी। अगर ऐसा कह रहे हैं तो इनपुट करंट या आईएस की वैल्यू पूछ रहे हैं, आईपी की वैल्यू सॉरी पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सर्किट में या प्राइमरी जो कॉइल होगी उसमें कितनी करंट होगी। तो अगर ये हमें दिया है वीपी वी आईपी दिया हुआ है, वीपी और वीएस दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है, पी आउटपुट दिया हुआ है, तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आईपी की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे जरा देखिए, पहले हम देखते हैं ईटा की वैल्यू क्या, पी आउटपुट बाई पी इनपुट कर देते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शनल इफिशियंसी डाल रहे हैं, वो 0.88 है, पी आउटपुट हमारा कितना है जरा देखिए 880 है, पी इनपुट हमारा कितना है पता नहीं भाई, तो 0.88 कर देते हैं, पी इनपुट की वैल्यू देखते हैं तो क्या हो जाएगा 880 बाई 0.88, डेसिमल उड़ा दीजिए 2 जीरो, ये आ गया 1000 वॉट। तो ये 1000 वॉट इसमें इनपुट हो रहा था, जिससे 880 वॉट डिलीवर हुआ है। तो अब तो आसानी से आ जाएगा, वीपी हमें दिया ही है कितना 2200 वोल्ट, आईपी क्वेश्चन में पूछा गया है, वैल्यूज रख दीजिए जरा देखिए, 1000 इज इक्वल टू 2200 इंटू आईपी, आंसर आ गया, आईपी की वैल्यू हो गई 1000 बाई 2200, आंसर देखिए कितना आने वाला है, डेसिमल में आने वाला है 0000 10 बाई 22। अब इसमें थोड़ा सा देखिए गेम फंस रहा है, 0.465 भी है, 0.5545 भी है, तो हमें सॉल्व करना ही करना पड़ेगा भाई। तो अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो कितना आता है 0.4545, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। इसको क्लियरली इस बार कोई बचने का तरीका नहीं है, आपको सॉल्व करना है, 0.4545 एम्पियर ही आंसर आने वाला है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में फाइनल कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक एलसीआर का इजी सवाल है, क्वालिटी फैक्टर पे डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछा गया, सारी वैल्यूज आपको दे दी गई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, क्यू फैक्टर लिखते हैं 1/r रूट ओवर एल बाई सी, सब कुछ दिया है जरा देखिए, आर दिया है 3, एल दिया है हमारा 1 हेनरी और कैपेसिटी दी है 9 फैराड, यूनिट कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है, 1/3 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, आंख बंद करके इसका क्वालिटी फैक्टर थर्ड हो गया। सबसे आसान सवालों में है, तो जो सिंगल लीनियर सवाल उनको सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए, अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं तो। इस प्रॉब्लम को बच्चा लोग देखते हैं, ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम को रे डायग्राम के बिना कभी सॉल्व मत करें, आपका आंसर नहीं आ जाएगा, आएगा गड़बड़ हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप हर एक प्रॉब्लम को पढ़ें, उसका रे डायग्राम जरूर बनाएं। कह रहे हैं कि कन्वर्जिंग बीम है, बीम कन्वर्जिंग है, ठीक है, और वो किसी डाइवर्जिंग लेंस के रास्ते में रख दी गई है, जब उससे बीम पास होती है तो 15 सेंटीमीटर लेंस से अपोजिट साइड में कन्वर्ज करती है। तो देखिए इसमें जो कह रहे हैं पहले वो कीजिए, कह रहे हैं बीम ऑलरेडी कन्वर्जिंग है, ये बीम है, फिर ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, एक लेंस रखा गया, डाइवर्जिंग लेंस रख दिया गया है, मतलब इसके रास्ते में एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया गया है। तो अब ये डाइवर्जिंग लेंस रख दिया गया है, तो ये बीम को थोड़ा सा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी अपनी जगह से, तो मान लो ये थोड़ा सा आगे जाके मिलना शुरू करते हैं, तो जो जहां पर मिल रहे हैं वो कितनी दूरी याद रखिएगा, वो 15 सेंटीमीटर है यहाँ से। कह रहे हैं अगर बीम हटा दो तो अपनी नेचुरल पोजीशन पर मिलेगी जाके, तो जहां पर मिल रही, कह रहे 5 सेंटीमीटर पहले खिसक आ रहा है, तो ये 5 सेंटीमीटर पहले आ जा रहा है, मतलब लेंस इसकी कितनी जो दूरी हो जा रही है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो सिंपल सा लेंस की प्रॉब्लम बन जाती है अगर आप यू और वी डिसाइड कर सके। तो ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन जब आपको बताई जाती है तो आपको बताया जाता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर कोई लाइट रे बिना ऑप्टिकल इंटरेक्शन के गिरे या बिना ऑप्टिकल इंटरेक्शन के मिले, उस पॉइंट को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जहां पर लाइट देखिए, ये जब हटाने के बाद जहां पर गिर रही है उसी को ऑब्जेक्ट माना जाएगा। देखिए यू हो गया ये पोजीशन और ये पोजीशन वी हो गई,
दोनों लाइट रे की डायरेक्शन में ही, इसलिए दोनों को प्लस ले लीजिए, लेंस इक्वेशन यूज कर लीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। u और v दोनों प्लस प्लस है, 15 है, u की वैल्यू 10, 1/f। सिंप्लीफाई कीजिए भाई, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, ये 150 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 1/f हो गया। सिंप्लीफाई किया गया तो फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम बिना रे डायग्राम के बिल्कुल भी ना करें। अगेन देखिए, ये फिर से रे ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम ही हमें देखने को मिल रही है। कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, उसको किसी एयर से सराउंड किया गया है, उस पे मिड पॉइंट पे मतलब जो रॉड का सेक्शन है उस पे क्या कर रहे हैं, एक लाइट रे हम गिरा रहे हैं किसी एंगल पर, वही एंगल निकालना है ऐसे कि वो दूसरे सरफेस पे जब ग्रेज करते हुए निकले। तो ये थीटा जरा देखिए, पहले सरफेस पर यहीं पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पर इधर की तरफ से ग्रेज करते हुए निकलेगा। तो ग्रेज करता हुआ निकलना मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट निकलना, ग्रेजिंग कभी भी हो, टेंशन से में जाए ग्रेजिंग हो तो समझ लेना क्या लगना है, यहाँ पे लगना है क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो लाइट रे यहाँ पर जरूर बात है क्रिटिकल एंगल पर गिरेगी, 90 डिग्री है, देखिए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। तुरंत आंसर रखिए, आंसर आएगा आपका। तो इस पॉइंट इनिशियल वाले पर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, मतलब इस पहले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लिखेंगे जरा देखिए, 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू n sin 90 माइनस थीटा सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू आई थिंक सो उन्होंने प्रोवाइड कर दी है क्या, n की वैल्यू दे दी गई। हाँ, सॉलिड सिलेंडर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2/√3, तो 2/√3 रख लो। अब यहाँ साइन थीटा सी, साइन 90 माइनस थीटा सी तो कॉस थीटा सी हो जाएगा। अब कॉस थीटा सी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो कॉस थीटा सी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। देखिए जब साइन थीटा सी आप निकालते हो तो साइन थीटा सी को आप लिखते हो 1/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n बराबर 1/sin थीटा सी। थीटा सी भी इसी जगह पर तुम लिख लो, कॉस थीटा सी की वैल्यू n/√ओवर। देखो साइन थीटा सी तुम क्या लिखते हो याद रखना, जब क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट लेते हो तो 1/n लिखते हो या n बराबर करते हो 1/sin थीटा सी। लगे हाँ तो यहीं पर cos थीटा सी भी लिखा करो नोट्स में, नहीं लिखा है तो लिख लो। उसकी वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर, बेस बना लिया गया, डिवाइड बाय हिपोटेनस कर दिया गया, और tan थीटा सी भी लिख लो 1/√ओवर n स्क्वायर माइनस 1। ये सारी वैल्यूज कभी न कभी जरूरत पड़ती है तो हम सारी वैल्यूज उठा के वहां रख लेंगे। तो जरा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही है 2/√3 है, cos थीटा सी की वैल्यू इसी से निकाल लीजिए, रूट ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 रूट के अंदर डिवाइड बाई n है तो n की वैल्यू लिख देंगे 2/√3। अब देखिए 2/√3 रखेंगे तो यहाँ n उड़ ही जाएगा, 2/√3 खत्म खत्म, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, देखिए कितना आता है हमारा 1/3, सिंप्लीफाई किया गया तो रूट ओवर 1/3, या हमारे सामने साइन थीटा की वैल्यू आ जा रही है कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। इस तरह से हमारा ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। अच्छा, इस चीज को बचने से एक और सीधा फार्मूला भी आप लिखा कीजिए, जब ऐसा प्रॉब्लम है तो उसमें सीधा फार्मूला होता है, साइन थीटा सी की वैल्यू देखिए एन एन उड़ जा रहा है, तो क्यों ना हम सीधा याद रखें कि इसकी वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, क्योंकि एन आएगा ही आएगा, एन कॉस थीटा सी ही आना होता है, ठीक है। या साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ये याद ना रखना चाहें तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं एन कॉस थीटा सी, जिनमें से जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि देखिए कॉस थीटा सी की वैल्यू आप लिखेंगे ही लिखेंगे रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन, एन एन कैंसिल आउट ही होगा, तो सीधा साइन थीटा की वैल्यू ही लिख लीजिए रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1, लेकिन वो इस तरह से। अब इसमें वो फ्लैट सरफेस भी होगा तभी भी काम चल जाएगा कि ऐसा ही उसमें रिजल्ट आएगा कितने एंगल पर इंटर किया जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको याद रखें। देखिए वाईडीएससी की प्रॉब्लम है लेकिन क्लासिकल प्रॉब्लम से बिल्कुल डिफरेंट है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम करना ही कैसे जाए। कह रहे हैं एक वाईडीएससी है जिसमें इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर दी है 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट, पहली बात तो पहला पॉइंट ही गड़बड़ कर देंगे, दूसरा एंगुलर पोजीशन गड़बड़ाएगा। तो याद रखिएगा हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा जब हम पाथ डिफरेंस लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कभी भी ये प्रॉब्लम करनी हो तो पाथ डिफरेंस से शुरू करो, पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा लिखते हैं, या याद करो लीनियर पोजीशन में x कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिखते हैं, याद रखें केवल वाईडीएससी की बात हम कर रहे हैं, और डी साइन थीटा डिफ्लेक्शन में भी लगा सकता हूँ। तो पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए, यहाँ पर ये इसकी लीनियर पोजीशन हो जाएगी और ये थीटा जो है वो उसकी एंगुलर पोजीशन होती है। तो चूंकि यहाँ पर साइन इनवर्स वाला लगाया गया तो एक तो एनालिसिस हो जाता है कि यही वाला फॉर्मूला लगना है। अब इस पाथ डिफरेंस के बराबर क्या रखो, तो जिस पॉइंट के बारे में इंटेंसिटी वेरिएशन कहा जा रहा है उसको उठा के रख लो। तो कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो याद रखिएगा आई का फॉर्मूला किसी पॉइंट पर आप लिखते हैं 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ऐसा आप फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। जब दोनों इंटेंसिटीज बराबर हो सीधा लिख देते हैं। अब यहाँ पर गलती होने की संभावना है, देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी पूरे को कहा जा रहा है, तो आई जो है वो कितना है याद रखिएगा, आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2। अब ये जो इंटेंसिटी है वो इसी मैक्सिमम का 1/4 है, तो आई मैक्स हमने निकाल लिया, cos स्क्वायर 5/2 आ गया, देखिए आई मैक्स खत्म हो गया, cos 5/2 की वैल्यू आ गई कितना, गौर से देखिए 1/2 रूट लेके, तो अब यहाँ 5/2 की वैल्यू कितनी आ गई जरा सोचिए 60 डिग्री,
या फाई की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। डिग्री में यहाँ पर हम लोग लिखते नहीं है तो 2π/3 लिख देते हैं। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई जरा देखिए 2π/3। फेज डिफरेंस आ गया, पार्ट डिफरेंस निकाल पाएंगे कैसे। अब पार्ट डिफरेंस देखते हैं तो डेल्टा एक्स कैसे लिखोगे बताओ। 2π तो फेज डिफरेंस कैसे लिखोगे, डेल्टा फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। देखिए 2π/3 हुआ, 2π/λ हुआ, डेल्टा एक्स हुआ, 2π खत्म, डेल्टा एक्स या पाथ डिफरेंस λ/3 यही इसी के बराबर कर दो। तो डी साइन थीटा किसके बराबर हुआ देखिए, डी साइन थीटा हो गया इस λ/3 के बराबर। तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ जरा देखिए λ/3d। तो थीटा बराबर किसके बराबर हुआ, साइन इनवर्स λ/3d। और इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जो कि है थर्ड। देखिए चलो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले प्रॉब्लम पे गौर करते हैं। करें एक लाइट है जिसका वैल्यूम 4000 एंगस्ट्रॉम है, पास ऑन अ मेटल व्हिच हैज स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.4 वोल्ट अगेंस्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देन व्हाट इज द वर्क डन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। जबकि एच और सी की वैल्यू दे देगी, हमें उसकी जरूरत नहीं है एच और सी की। जब ऐसा करना हो तो सीधा पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए आप लिखते हो hc/λ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। आंसर सब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फंस रहे हैं। तो उसके लिए हम तरीका बताए थे कि 12400 डिवाइड बाई लैम्डा कर दो, ये ईवी एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो तो ऐसा कुछ लिख देना। तो 12400 हो गया डिवाइड बाई 4000 हो गया, सबकी वैल्यू कट 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 डेसिमल लगाया गया, 3.1 ईवी आ गया। तो 3.1 ईवी देखिए हमारा क्या हो गया है, 3.1 ईवी हो गया है हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन। अब कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में जो ये दिया होता है याद रखिएगा, अगर उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो तो वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया गया क्योंकि उसी से निकलता है वो 1.4 ईवी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई। तो इस तरह से हम वर्क डन या वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रख दीजिए 3.1 माइनस 1.4, तो सॉल्व होकर कितना आ जाना चाहिए 1.7 ईवी आ जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाता है। देखिए डी ब्रॉगली वाले प्रॉब्लम पे हम लोग गौर करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की बतानी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुमसे पूछे, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब h की वैल्यू हमें पता है, m पता है, k दिया है, सब कुछ दिया है, वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू रखिए 6.6 ही यूज किया गया, 10 टू द पावर -34 2। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया 1 इंटू 10 टू द पावर -31, 9 इंटू द -31 होता है, उसको 9 को 10 बना दिया गया ताकि प्रॉब्लम आसान हो जाए। -30 हो गया और काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना कर दी गई है, काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। देखिए जब 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो किलो के लिए थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू देखिए 6.6 10 टू द पावर -34, सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा जरा देखिए 400 हो गया, तो पावर से साथ कर लीजिए 1.6 कर लीजिए, 19 और 30 49 हो जाएगा, 49 यहाँ पर हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या हो गया जरा देखिए 6.6 10 टू द पावर -34। यहाँ बाहर आ सकता है, ये डेसिमल भी ले लीजिए तो 50 हो जाएगा, 50 में 400 बाहर आ जाएगा, 400 को 20 कर देंगे, 16 को 4 कर देंगे और ये 25 बाहर ले लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा जरा देखिए 6.6 80 और ये हो गया 10 टू द पावर -34 और ये -9 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सारा आंसर लगभग हमें दिख रहा है कि इसका आंसर हो जाना चाहिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 वाला। तो 6.6 डिवाइड बाई 0.8 करते हैं, 10 टू द पावर -11 करते हैं, फिर आंसर लिख देते हैं कि 8.25 इंटू 10 टू द पावर -11। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सेकंड। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी मॉडर्न फिजिक्स से ही बिलोंग कर रही है, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स वाली प्रॉब्लम आ गई, फिजन की प्रॉब्लम है ये। तो इसमें बस एनर्जी कंजर्वेशन बिठाना है हमें और कुछ नहीं करना है। कह रहे हैं कि एक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करती है एक फिजन में यूरेनियम के। अब आपसे पूछा गया है कि कितने फिजन पर सेकंड होंगे जिससे हम 2 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि पावर बराबर क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ फिजन्स n इंटू नंबर ऑफ फिजन्स डिवाइड बाई t कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड वो दिया ही है, कह रहे हैं कि पर फिजन में कर रहा है, कितने फिजन पर सेकंड हो n/t उसने पूछा है, पावर उसने दिया ही है कितना 2000 वाट, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट। और फिजन में एक फिजन में एनर्जी कितनी निकल रही है 200 मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 पावर माइनस नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड हमें मिल जाए। बस सिंपल सी 0 0 0 0 ये हो गया 10 और सॉल्व करने पर 10 डिवाइडेड बाई
1.6 10⁻⁻13 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा 6.25 आने वाला है। ठीक है, तो ये 6.25 हो गया, 10⁻+13 हो गया, नंबर ऑफ पिजन्स पर सेकंड हमें मिल गई। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ जब वो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालते हैं 1 कूलम में, तो वहां पर ऐसा डिवीजन करना पड़ता है 1 डिवाइड बाई 1.6। तो जब जहां पर भी उस तरह का डिवीजन हो तो सीधा आप सोल्यूशन बना सकते हैं।